जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने की आवश्यकता है। ये दो पॉइंट जो मैं अपने पर्सनल व्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसके साथ एग्री कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो बातें दिमाग में निकल कर आ रही हैं, जो सारे सरकमस्टांसेस और सारे घटनाओं को हम अगर जोड़ के देखते हैं, उसके डॉट्स मिलाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बातें भी सामने निकल कर आती हैं जो सही भी हो सकती हैं और जो गलत भी हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं या घटनाएं जगह ले रही हैं, हम इन तमाम जितने भी आशंकाएं हैं उससे हम मना नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, मैंने जैसे कि टॉपिक पे लिखा है कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद बढ़ रहे हैं और जिस विवाद की वजह से बिना किसी मतलब मोहब्बत के, बिना किसी ऐसे कारण के, बिना किसी मुनाफा के, अमेरिका जैसा देश जो प्योर बिजनेस करने वाला देश है, वो भारत को इतना मतलब बैकअप देने की बात कैसे कर सकता है कि हाँ भैया चाइना बहुत गलत करता है, चाइना अपने पड़ोसियों की ज़मीन को हड़प लेता है, चाइना ऐसा करता है, चाइना वैसा करता है, इसीलिए हम जो हैं अपने सैनिकों को भारत के लिए, भारत के साथ में या समुद्री रास्ता में लाने की कोशिश करेंगे या काम करेंगे। ये बात तो चाइना के अलावा अमेरिका पाकिस्तान के भी साथ बोलता है ना। अगर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है, और भारत, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने कभी भी किसी की ज़मीन को नाजायज़ हड़पा नहीं है। ये सच्चाई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा है, जो ज़मीन का मुद्दा है, सच्चाई तो ये है कि हमारी ज़मीन को चाइना का साथ लेकर अब पाकिस्तान ने, भले वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा हुआ जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारी ज़मीन है। क्या कभी अमेरिका को आपने देखा है ये बोलते हुए कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा रहेंगे, पाकिस्तान को हथियार नहीं देंगे, पाकिस्तान को किसी भी तरीके के हथियार का फायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और भारत ने कभी भी इस तरह की जाति नहीं करी है कि अपने पड़ोसी की किसी भी जमीन को हड़पने की कोशिश की हो। ये इतिहास है, ये सच्चाई है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फैक्ट इस बारे में साबित नहीं कर सकता है कि भारत ने कभी भी किसी की जमीन में नाजायज कब्जा करने की कोशिश की है। उल्टा हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया गया है, दोस्त बनकर या किसी तरीके से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो दूसरी कंट्री क्यों ना हो। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको हिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, सुनी होगी आपने कि अमेरिका अपने आर्थिक नीतियों को लेकर हमेशा बहुत एग्रेसिव रहा है। हमेशा वो बहुत ही उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वो कोई भी प्रोपेगेंडा रच सकता है, उसके लिए कोई भी वो झूठ कहानी रच सकता है, उसके लिए कोई भी देश को वो हमला करके बर्बाद कर सकता है। उसके अपने फायदे होने चाहिए, ये सच्चाई है अमेरिका का। चाहे वो किसी देश पर हमला करना हो, चाहे वो खुद के बहुत सारे ऐसे जानकार लोग हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, उसके यहाँ पे जो हमला हुआ था वो टावर के ऊपर में, आप लोगों को याद होगा, जिसके लिए वो फिर अफगानिस्तान में हमला किया था, उसको भी लेकर बहुत सारे लोगों के दिल में और दिमाग में, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि ये इंटरनल जॉब था। इसके अलावा आपने देखा होगा किस तरीके से सद्दाम हुसैन को उसने इल्ज़ाम लगाया था कि न्यूक्लियर पावर है, ये है, वो है, उसके बाद से उस देश को, इराक को बर्बाद कर दिया गया। उसी तरीके से ईरान के ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ईरान का जो है न्यूक्लियर पावर, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ये रिश्ता खराब करने की कोशिश किया और ईरान को दबाने की कोशिश किया। ईरान के साथ पूरा इकोनॉमिक जो रिश्ता है वो खत्म करने की कोशिश कर दिया अमेरिका ने। भारत के साथ रिश्ता खत्म करवा दिया। जो हमें पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल जो मिला करते थे रुपए के भाव में, उसको भी अमेरिका ने बैन करवा दिया, इंडिया के साथ में बंद करवा दिया। उसी तरीके से तुर्की के साथ में अमेरिका ने क्या किया था कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री, वहां के जो भी शासक हैं, एर्दोगान, उनके साथ भी इसने रिश्ता खराब किया अमेरिका ने। और वहां के जो भी लोहा, इस्पात वगैरह का निर्यात होता था और अमेरिका में आयात होता था, उसके ऊपर उन लोगों ने डबल टैरिफ लगा दिया ताकि तुर्की को नुकसान हो, तुर्की की इकोनॉमी को परेशानी हो, और वाकई में तुर्की को बहुत परेशानी हुई। उसके बाद से चाइना के साथ ये हराम बदमाशी शुरू हुआ, है ना, और चाइना के ऊपर में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। आज भी वो प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन चाइना तो ठहरा जाइंट, चाइना तो ठहरा एक बड़ा ह्यूज सा मामला है उसके साथ। उसकी प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया भर में जाती है, केवल अमेरिका में ही नहीं। भारत जैसा देश है, अफ्रीका जैसा देश है, मिडिल ईस्ट जैसा देश है, चाइना का प्रोडक्ट हर जगह जाता है। और आप किस किस चीज़ को बैन करेंगे? आप
जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में उसका कम से कम 20% चाइना का मटेरियल आपके घर में होगा, जिसको हम लोग धीरे धीरे बैन करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे, अपने घर के अंदर में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, या फिर उनका जो प्रोडक्शन है हमारे देश में होगा, अगर हमारे देश में कारखाना लगाकर, तब हम धीरे धीरे अपने इकोनॉमी को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बात अमेरिका और चाइना के बीच की है। अमेरिका ने लगातार हमेशा हर देश के साथ बदमाशी किया है अपने इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने के लिए, और उसके यहाँ जब भी इलेक्शन होता है वो किसी ना किसी देश के साथ जंग लड़ाई इस तरह के ड्रामेबाजी करता है। आपको पता होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो अचानक से भारत के साथ ये विवाद कैसे खड़ा हो गया, जबकि भारत के साथ तो चाइना के बहुत अच्छे रिश्ते थे, अरबों रुपए के, कई लाख करोड़ के हमारे यहाँ बिजनेस होते थे हमें चाइना के साथ में। ये अचानक से गलवान का मैटर कहाँ से आ गया? गलवान तो कोई ऐसे मतलब कि देखा जाए अगर तो मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशन में या किसी भी तरीके से रणनीति के मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरीके से वो जगह जो है बहुत ही ऐसा नहीं था कि फायदामंद है या नुकसानदेह वाली जगह है। तो वहां पे बॉर्डर के झगड़ा कैसे हो गया? दरअसल क्या है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो अमेरिका ये चाहता है कि मैं भारत के कंधे के ऊपर में बंदूक रख के चलाऊं, और जो भी हमारे जंग लड़ने की जो खर्चा होंगे, करोड़ों अरबों रुपए तो खर्चा होंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अपने आर्मी को लेकर अमेरिका से चाइना तो हमला करने आएगा नहीं या बॉर्डर पे झगड़ा करेगा नहीं। तो इंडिया को आगे रखो और इन्हीं के खर्चा कराओ भारत सरकार का, इन्हीं का पेट्रोल का इस्तेमाल करो, इन्हीं के जमीन का इस्तेमाल करो, और ये बोलकर कि हम चाइना और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है, चूंकि चाइना की नीयत बहुत खराब है, अपने पड़ोसियों का जमीन हड़पता है, जब ये तुम्हारी बयानबाजी है अमेरिका की कि भारत का जमीन चाइना हड़पने की कोशिश कर रहा है इसीलिए हम भारत के साथ खड़े हैं, तो तुम पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े रहते हो? क्या पाकिस्तान की जमीन कभी हम लोगों ने हड़पी है? क्या कभी हम लोगों ने अपने पीओके को, यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हमने कभी उस पर भी कब्जा करने के लिए आर्मी की कार्रवाई नहीं करी है? हमने कभी उस पर भी कब्जा करने के लिए कोशिश नहीं करी है जो हमारा है आधिकारिक रूप से? तो फिर कैसे अमेरिका ये कह सकता है कि भारत के जमीन को हड़पने की कोशिश चाइना कर रहा है इसीलिए हम भारत के साथ खड़े हैं? ये दोगली नीति क्यों? ये दोगलापन, ये हरामीपन क्यों? ये दोगलापन है कि नहीं है? अब अमेरिका और चाइना के बीच की चूंकि जो लड़ाई है उसके लिए बलि का बकरा जो है वो भारत को बनाया जा रहा है। सच्चाई ये है दोस्तों, अब इसको चाहे कोई माने या ना माने, चाइना के साथ हमारी लड़ाई शुरू से रही है, फिर बातें बीच में ठीक हो गई हैं, फिर रिश्ते अच्छे हुए हैं, बिजनेसेस बढ़े हैं, तमाम चीजें होती आई हैं। दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री भारत और चाइना, जो दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी को मजबूत बना सकती है पूरे एशिया में, इसके साथ में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कभी भी एशिया में कोई पावर, सुपर पावर खड़ा हो और हमारे टक्कर का काम करे, क्योंकि अमेरिका का जो सबसे बड़ा मतलब मार्केट है, वो जो आबादी वाला देश होगा, जाहिर सी बात है वही सबसे बड़ा कंज्यूमिंग कंट्री होगा। तो किस तरीके से इंडिया और चाइना का रिश्ता खराब किया जाए? चाइना भले बदमाश है, भले बदमाशी करता है, वो सब ठीक है, लेकिन अमेरिका जो किसी का भला नहीं होता, वो उसके साथ भी चाइना उसके साथ टाइट खड़ा रहता है। लेकिन भारत को सामने रख के, भारत को बलि का बकरा बना के अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है कि हम जो पानी के जहाज लेकर आ रहे हैं, जो पनडुब्बियां लेकर आ रहे हैं, जो समुद्र के रास्ता से जो तमाम लड़ाके लेकर आ रहे हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा? अमेरिका की तो औकात अभी नहीं है, अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, ट्रंप की हालत खराब है, इलेक्शन हारने वाला है वो, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि बलि का बकरा जर्मनी से अपने आर्मी को निकाल के, जहाजों को बेड़ा निकाल कर और पनडुब्बियां निकाल के हिंद महासागर और जो भारत से और चाइना के बीच का जो महासागर है उसमें जाके वो तैनात कर दे। ये एक पहली बात हो गई, जो कि मुझे सरासर लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चाल है, ड्रामा है, जो भारत को और चाइना को लड़वा कर अपना फायदा उठाना चाहता है और कुछ भी नहीं। बॉर्डर की जो हमारी लड़ाई है उसके लिए आज प्रधानमंत्री भी हमारे गए थे गलवान की तरफ, लोगों से मिले, अपने सेना से मिलने, उनके हौसला अफजाई करने के लिए। अच्छी बात है, जाना चाहिए, प्रधान सेवक हैं, लेकिन ये अगर कार्रवाई करके जाके मिलते तो ज्यादा अच्छा लगता। जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी गई थी अपने सैनिकों से मिलने जब चाइना के साथ जंग हुआ था, हम भले उसमें थोड़े से 19 हो गए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जो देश के सैनिकों का हौसला था ना, वो बढ़ा था। अगर उस समय, जबकि अगर इंदिरा गांधी चाहती तो वो मामला को बंद कर सकते थे, अगर वो लड़ाई चाहते तो बंद हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे सैनिकों की हौसला है वो कमजोर हो जाएगी, वो लड़ने दीजिए। और कोई बात नहीं, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने अपनी जमीन खो दी या हमने बिगड़ लड़े सरेंडर कर दिया, ये चीजें नहीं हुई। उसी तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के, थोड़ा सा समय लगता है, लड़ाई झगड़ा इतना आसान बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन अमेरिका जैसे जो गिद्ध है ना, गिद्ध
जो दो लड़ते हैं ना, वो गिद्ध की तरह खड़ा रहता है कि कहां से फायदा उठा के झपट के लेके चल दें। तो इसका ख्याल रखिएगा। और दूसरी कारण मैं एक और भी बता सकता हूं कि हो सकता है, ये भी सच्चाई है। देखिए, आप लोगों को शायद बीच में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था हमारे देश में कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बहुत ही बर्बाद हुई हैं। बर्बाद इन द सेंस कि उनको नुकसान हुआ है, उनके शेयर बाजार नीचे गिरे हैं, उनकी मार्केटिंग खत्म हुई है, उनके बाजार को कमजोरी मिली है, मतलब कि वो पहले जैसे एग्रेसिवनेस के साथ बिजनेस नहीं कर पाए हैं। तो अब ऐसे में क्या हुआ, आपको पता होगा, रिलायंस जो है वो जियो को जो उसने फ्री में लाया था, लॉन्च किया था, अब उसको बिल्कुल कमर्शियलाइज करके अब आईटी सेक्टर में बिल्कुल डेटा के साथ बिजनेस करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। रिलायंस ने, जियो का आपको पता होगा, जिसमें फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, जिसने अबू धाबी की कंपनी ने, मुबादला ने इन्वेस्ट किया है, जिसने अमेरिका की 2-3 कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। इसके लिए क्या जरूरी था कि रिलायंस को डेटा की आवश्यकता थी, और वो डेटा कैसे होता? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप किसी भी कंट्री के सामान को भारत सरकार बैन नहीं कर सकती है। भारत सरकार ही क्या, कोई भी कंट्री जो है बिना कारण के, बिना मजबूत कारण के आप बैन नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल लॉ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये लॉ है कि आप किसी भी कंपनी को, विदेश की कंपनियों को आप बैन नहीं कर सकते। आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, आप टैरिफ लगा सकते हैं, ये तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन बैन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से भारत सरकार जो है बहुत सारी कंपनियों को बैन नहीं कर सकती है चाइना के, लेकिन हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर में टैक्स लगा के, जो अमेरिका करता है, जैसे उसने तुर्की के साथ किया, जैसे ईरान के साथ किया, जैसे भारत के साथ किया। भारत को भी आपको पता होगा कि सुपर जो फेवरेट कंट्रीज में से भारत को निकाल बाहर कर दिया था अमेरिका ने, कि हमारे वो जो प्रोडक्ट्स जो सुपर फेवरेट कंट्रीज में होने की वजह से उस पर कम टैक्सेस लगते थे, अब उस पर ज्यादा टैक्स लगने लग गए हैं हमारे देश को। तो जाहिर सी बात है कि आयात निर्यात पे फर्क पड़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी ही। लेकिन अमेरिका अभी जो कर रहा है वो प्योरली बिजनेस की वजह से कर रहा है और अपने इलेक्शन लड़ने की वजह से कर रहा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि रिलायंस कंपनी को डेटा की आवश्यकता है, और आपको पता है कि दुनिया में आने वाली जो लड़ाई होगी वो डेटा को लेकर ही होगी कि किसके पास सबसे ज्यादा डेटा है। एक इंसान जैसे कि मैं हूं, वैसे वीडियो बना रहा हूं, इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो ये मोबाइल जो है, ये जो डेटा है, ये जो कलेक्ट हो रहा है, वो मेरे आवाज से लेकर, मेरे एक्शन से लेकर, मेरे मोबाइल पे क्या मैं सर्च कर रहा हूं, उन तमाम चीजों को डेटा कलेक्ट करके कंपनी को भेजती है कि रफीक अहमद नाम का बंदा जो बैठा हुआ है बिहार में, दिल्ली में, यूपी में, कहीं पर भी, उस इंसान को क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है, क्या ये देखता है, क्या ये नहीं देखता है, किस तरह के पोस्ट ये करते हैं, किस तरह के ये पोस्ट नहीं करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो मोबाइल होता है या जो डेटा होता है वो इकट्ठा किया जाता है और उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उस हिसाब से चुनाव भी लड़े जाते हैं। तो ये आने वाले कल का एक सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। जो आपने देखा होगा, एक कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को लेकर बहुत हंगामा हुआ था अमेरिका के इलेक्शन में भी। उसके बारे में कहा गया था कि इसने सेंधमारी की थी रशिया के मदद से, जो कि साबित नहीं हो पाया, वो अलग की कहानी है। लेकिन भारत में भी डेटा की कहानी बढ़ती जा रही है। तो रिलायंस कंपनी को, जाहिर सी बात है, रिलायंस के ही इशारे पर हमारे देश के प्रधान सेवक चलते हैं। इसमें कोई सच्चाई है, मतलब ऐसा नहीं है कि झूठ है, ये सच्चाई है कि नहीं है, इस पर कोई हंगामा किया जाए, ये सच्चाई है, खुला है मामला सबके सामने। अडानी, अंबानी और 2-4 बड़े बड़े खानदान के लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जाता है, ये सब जानते हैं। तो इनका जो नया बिजनेस शुरू हुआ है, वो तमाम बिजनेस का जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल बिजनेस जो है डेटा पर है। अब डेटा इनको कहां से मिलेगा, क्योंकि सारे सबसे ज्यादा जो डेटा चलाने वाले लोग हैं वो टिकटॉक पर हैं। तो भैया ये जो बॉर्डर पे मामला हुआ है, इसका बहाना बनाओ और इन तमाम जितने भी एप्लीकेशन हैं इसको बैन करो। क्या आपको नहीं लगता कि आज से 4 साल 5 साल पहले से जो टिकटॉक चल रहा है, वो टिकटॉक पहले डेटा कलेक्ट नहीं करता था क्या? पहले हमारे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं था क्या? वो अभी क्यों होने लग गई? वो अचानक से अभी क्यों हो गई? अगर चाइना की नीयत खराब थी भारत को लेकर, तो वो डेटा तो शुरू से कलेक्ट कर रहा है, उसकी नीयत तो पहले से भी खराब होती रही होगी। तो अभी अचानक से क्यों? क्योंकि रिलायंस जो है अब बिल्कुल इसी लाइन पर अपने बिजनेस मॉड्यूल को उसने शुरू किया है। आप स्टडी कीजिएगा जियो के बारे में स्टडी कीजिएगा कि उसका बिजनेस मॉड्यूल क्या है और उसके में किस किस कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है। फेसबुक ने 10% का इन्वेस्टमेंट किया है, दुबई की कंपनी ने 6% का इन्वेस्टमेंट किया है, अमेरिका के कुछ और भी 2-3 कंपनियां उसने 5-5% का इन्वेस्टमेंट किया है। इस तरीके से लगभग 1.25 लाख करोड़
रुपए इकट्ठा किए हैं रिलायंस ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कर्जा को खत्म करने के लिए। अब ये जो चीज है, किस तरीके से रिलायंस को फायदा होगा, इसके पास डेटा कहां से आएगा? तो जाहिर सी बात है, जो सबसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको बंद करवा दो और उसके बाद से कोई नई चीज आएगी। जाहिर सी बात है, आप देख लीजिएगा कुछ ही महीनों के अंदर में रिलायंस जो है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएगा जो टिकटॉक जैसा होगा, जो लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीजें आएंगी बहुत ही जल्दी। तो ये दो चीजें जो है ये दो चीजें जो हैं, मुझे लगता है ऐसा कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं, ये जो अभी चीजें हो रही हैं, जो घटनाक्रम चल रही है, जो छिटपुट हंगामे चल रहे हैं, इसके पीछे इसका कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है ना। चलो, और बहुत जय हिंद विनोद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महमूद अली भाई, नमस्कार, क्या हाल चाल? गौतम भाई, यूनुस भाई, वालेकुम अस्सलाम। शिफा अहमद, बिल्कुल वही चीज़ है। मोहम्मद अफजाद भाई, जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी जो ड्रामा, एक और भी ड्रामा है, पता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे गए हैं सैनिकों से मिलने के लिए, वो क्या कहने गए होंगे कि साथियों आपकी शहादत मैंने बेकार नहीं जाने दी है, हमने टिकटॉक बैन कर दिया है। सोचो यार, अगर वाकई में टाइट फैसला लेना था ना, तो कहते चाइना को कि तुम अपने तमाम सर्वर को और तमाम अपने कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में लेकर आओ, तब जाकर हम तुमको अलाउ करेंगे किसी तरह के बिजनेस करने के लिए। इससे हमारे देश को भी फायदा होता और हमारा डेटा हमारे देश में ही रहता। आपको याद होगा ब्लैकबेरी का एक वक्त आया था, ब्लैकबेरी जिसका डेटाबेस जो है, जिसका सर्वर है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था डेटा। उसके लिए कई कंट्री ने उसको बैन कर दिया था। कई कंट्रियों ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये डेटा आप मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो उसने बाद में अपने अलग अलग कंट्रीज में उसने डेटा तैयार किए, डेटाबेस तैयार करके उस जगह पे सर्वर तैयार किया अपना, उस कंट्री में जाकर। ब्लैकबेरी कंपनी आपको याद होगा, तो याद ही कहाँ रहता है अंधभक्तों को। तो इसी तरीके से भारत को करना चाहिए था। भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग कंट्री है भाई, अरबों अरब जनसंख्या है, अरबों रुपए का यहाँ पे बिजनेस होता है। अगर भारत सरकार चाहती तो हमारे देश का फायदा हो सकता था, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, वो ड्रामेबाजी वाली बात है कि टिकटॉक बैन कर दो, शेयर इट बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अंधभक्त खुश, वाह 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 वाह, हमारे 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 साहब ने बड़ा बढ़िया कदम उठाया, हमारे सैनिकों का शहादत का बदला ले लिया।